हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने विशिष्ट ऊष्मा के आइंस्टीन सिद्धांत को वहाँ पे डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है इसमें हम परिमित जालक में कंपन विधाओं की संख्या को कैलकुलेट करेंगे। ये जो टॉपिक है जब हम डीबाई मॉडल पढ़ेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं कि जब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि कैसे हम नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, अगर वो आपको कैलकुलेट करना आता है तभी आप डीबाई मॉडल को अच्छे से समझ पाओगे। तो आज की जो क्लास है, जैसा कि हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि परिमित जालक में कंपन विधाओं की संख्या को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो परिमित जालक में कंपन विधाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एल लंबाई की डोरी की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। एक एल लंबाई की डोरी की हम यहाँ पे कल्पना करते हैं, जिसके जो दोनों जो सिरे हैं एक दृढ़ आधार से क्या हैं, बंधे हैं। अब देखो, जब दोनों जो सिरे हैं दृढ़ आधार से बंधे हैं तो ये जो एल लंबाई की जो डोरी है वो एक अप्रगामी तरंग या नॉन प्रोग्रेसिव जो वेव है उसका क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो एक बार सिस्टमेटिक मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आए। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी परिमित जालक में कंपन विधाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक एल लंबाई की डोरी की क्या करते हैं, एक एल लंबाई की डोरी जिसके दोनों जो सिरे हैं एक दृढ़ आधार से बंधे हैं की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यही हमने आपको बताया है कि जब डोरी के दोनों सिरे दृढ़ आधार से बंधे हैं तो डोरी जो है एक अप्रगामी तरंग का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों सिरे बंधे होने के कारण जो डोरी है वो अप्रगामी तरंग का निर्माण करेगी। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, जब आपने 11वीं क्लास में वेव थ्योरी पढ़ी है तो उसमें हमने एक नॉन प्रोग्रेसिव जो वेव है उसका जो समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे वहाँ पे y इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा a साइन के एक्स एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन है ये नॉन प्रोग्रेसिव वेव या अप्रगामी तरंग का समीकरण है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी कि माना अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या है, ये है। तो ये क्या है, अप्रगामी तरंग के समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जितने भी यहाँ पे जैसे के एक्स हो गया, वेव वेक्टर हो गया, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। उसके बाद में कैसे हम नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट करें, मतलब किसी परिमित जालक में कंपन विधाओं की संख्या को हमें आसानी से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो, अप्रगामी तरंग का हमने समीकरण ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, जो हमें बीएससी थर्ड ईयर में काम आ रहा है। तो ये होता है, अब देखो इस समीकरण पे हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो दोनों जो सिरे हैं बंधे हैं दृढ़ आधार से, तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये विस्थापन की तो समीकरण है y इक्वल्स टू a साइन के एक्स एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे विस्थापन को un से रिप्रेजेंट कर दिया, अप्रगामी जो तरंग का जो विस्थापन है उसकी समीकरण हो गई है, या कह सकते हैं कि अप्रगामी तरंग का समीकरण है। अब देखो, अप्रगामी जो तरंग है ये कुछ इस हिसाब से बनती है, जैसे मान लेते हैं दृढ़ आधार के बीच में ये ऐसे ऐसे बंधी हुई है। अब आपने 11वीं क्लास में यही चीज़ पढ़ी है कि जैसे आप मिड पॉइंट से आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो अप्रगामी जो तरंग का जो निर्माण है कुछ इस n=1 पे ऐसे होता है। यहाँ वहाँ पे हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं कि किस किस पॉइंट पे अप्रगामी तरंग की मतलब डिफरेंट बनती है, कितने नोड्स बनते हैं और कितने इसको श्रृंग बोलते हैं, एक को बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि नोड्स जो होते हैं मतलब यहाँ पे कितने जीरो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो जैसे ही आपने मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट की स्ट्रेच करके छोड़ा स्ट्रिंग को, तो इस हिसाब से वेव बनती है। कभी आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको महसूस होगा, जब आपको थोड़ा सा इसको साइड से एक डेफिनेट लेंथ पे आप स्ट्रेच करके छोड़ दो तो आपकी जो वेव है कुछ इस हिसाब से बनती है, ऐसे जैसे साइन वेव बनती है, कोस वेव बनती है, उस हिसाब से इस हिसाब से बनती है। लेकिन जब आप इसको और थोड़ा सा साइड में यहाँ से आप स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो आपकी जो वेव की जो इक्वेशन है n=3 पे इस हिसाब से बनती है, जैसे ये बन रही है। तो किस हिसाब से वेव बनती है हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये 11वीं क्लास के सब वेव थ्योरी में हम पढ़ते हैं। अब देखो, ये x = 0 है, ये x = L लंबाई की डोरी है, इस
एन को आप करोगे तो मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप एल ही लेके चलो। तो यहाँ पे एल लंबाई की डोरी है, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एल पर। अब देखो यहाँ पे जो हमने वेव इक्वेशन पढ़ी है इस पे हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि दृढ़ आधार बंधे हुए हैं, डोरी जहाँ पे दृढ़ आधार है वहाँ पे बंधी हुई है, तो वहाँ पे जो डोरी का जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शून्य होगा या ज़ीरो होगा। तो इसी पे हमने यहाँ पे लिखा है कि अप्रगामी तरंग का समीकरण जालक के दोनों सिरों पे, मतलब नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे तो पार्टिकल डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता। जैसे किसी पार्टिकल को आपने किसी चीज़ के अंदर फंसा दिया तो उसमें थोड़े ना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो थोड़े ना वाइब्रेशन के लिए फ्री होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। कब कब होगा, एक्स बराबर जीरो पे, एक्स बराबर एल पे। एन ए आपको कन्फ्यूज़ करेगा तो थोड़ा सा इसमें आप मॉडिफिकेशन कर लेना। अब देखो एक्स बराबर जीरो रखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक बार इसी इक्वेशन को x बराबर एल के लिए सोल्व करते हैं। तो x बराबर जीरो रखते हैं तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, ये टर्म जीरो हो गई, साइन जीरो जीरो, तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी। लेकिन x केवल इसमें हम जो नॉन प्रोग्रेसिव जो वेव है इसके टाइम को कंपोनेंट को अभी हम देख नहीं रहे, केवल जो पोजीशन का जो कंपोनेंट है या जो एम्पलीट्यूड है, देखो हमने जैसे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये एम्पलीट्यूड है। वैसे ही सिमिलरली नॉन जो प्रोग्रेसिव जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन पे बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। तो देखो हाँ, अब देखो हमने जो बाउंड्री कंडीशन जो लगाई है वो कहाँ पे लगाई हैं, केवल इसके एम्पलीट्यूड पे लगाई है, जो टाइम का जो कंपोनेंट है उस पर नहीं लगाई। तो जीरो पे क्या हो गया, एक्स बराबर जीरो पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। एक्स बराबर एल पे तो साइन के एक्स इंटू एल करोगे। अब यहाँ पे देखो साइन के एक्स इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो साइन की जो वैल्यू जीरो किन किन पे आती है, आप सबको पता है कि साइन की जो वैल्यू एन पाई, मतलब चाहे पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जब भी साइन की जो वैल्यू पाई के फॉर्म इंटीग्रल मल्टीपल होगी तो वहाँ पे साइन की जो वैल्यू है जीरो होगी। तो साइन के एक्स इंटू एल बराबर साइन एन एक्स पाई, तो साइन के एक्स इंटू एल इक्वल्स टू एन एक्स पाई, तो के एक्स इक्वल्स टू एन एक्स पाई अपॉन एल। अब देखो हमने यहाँ पे जालक की जो लंबाई है वो एल ली है, तो हमने वापस इसको रिप्लेस कर दिया। तो जब आप सिस्टमेटिक नोट्स बना रहे हैं तो एन ए के चक्कर में बेवजह कन्फ्यूज हो गया, हालांकि सी बी एच और जे बी एच की जो बुक्स हैं उनमें एन ए उसके बाद में फिर उसको एल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक कन्फ्यूजिंग टर्म है। तो आप इसको एल से ही लेके चलेंगे तो आपको सही रहेगा, कैलकुलेशन में ज़्यादा वो नहीं रहेगी दिक्कत। तो आपके पास के एक्स की जो वैल्यू है, जैसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स में बाउंड्री कंडीशन लगा के निकालते हैं, सिमिलरली वही हमने यहाँ पे किया है। तो के एक्स की जो वैल्यू है एन एक्स पाई अपॉन एल हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो के एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है उसको वहीं पे सब्स्टिट्यूट करना है जहाँ से हमने इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। तो आपकी जो नॉन जो प्रोग्रेसिव जो वेव है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, साइन ए साइन यहाँ पे के एक्स एक्स अपॉन एल था, तो के एक्स की वैल्यू तो हो गई एन एक्स पाई अपॉन एल इंटू एक्स ऐसे कैसे साइन ओमेगा टी। अब देखो ये जो आपके पास जो नॉन प्रोग्रेसिव जो वेव की जो इक्वेशन आ रही है ये केवल 1D के लिए आ रही है, जब आपका जो लैटिस है केवल 1 डायमेंशनल हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपका जो लैटिस होगा अगर वो सिंपल क्यूबिक है या मतलब क्यूबिक है तो आपकी जो ये इक्वेशन है आपको 3 डायमेंशन में लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे केवल x कंपोनेंट था, इसमें हम y और z कंपोनेंट को इंक्लूड कर लेंगे। तो यही जो डिस्प्लेसमेंट या जो नॉन प्रोग्रेसिव जो वेव है उसकी 3 डायमेंशन में इक्वेशन हो जाएगी। तो देखो लिखा है कि यदि l लंबाई का घनीय जालक हो तो अप्रगामी जो तरंग का जो समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू एन इक्वल्स टू ए साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल। ये तो एक्स एक्स के अंदर नॉन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, इसमें y और z कंपोनेंट को और हमने इंक्लूड कर लिया। तो ओवरऑल जो इक्वेशन है कुछ इस हिसाब से बन जाएगी, कुछ इस हिसाब से बन जाएगी, यू एन इक्वल्स टू ए साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एन साइन ओमेगा टी। तो ये आपकी किसी क्यूबिकल जो लैटिस है उसके अंदर आपकी इक्वेशन बन गई, किसकी,
नॉन प्रोग्रेसिव वेव या अप्रगामी तरंग का समीकरण बन गए। अब देखो हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जैसे के एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की है, एन एक्स पाई अपॉन एल ये तो हमने फाइंड आउट की है, लेकिन जैसे के वाई और के जेड की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इसको हम एनालॉजी से बता सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे के एक्स की निकाली है वैसे ही के वाई की निकाल लेंगे वाई एक्स के अलोंग। तो के वाई इक्वस टू एन पाई वाई अपॉन एल हो गया, के जेड इक्वस टू एन जेड अपॉन पाई एल ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो के स्क्वायर की वैल्यू, जैसे ए वेक्टर है मान लो कोई, जो के जो है वेव वेक्टर को शो करता है। अब इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो के एक्स के वाई, के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप, के जेड के कैप, लेकिन हम कंपोनेंट की फॉर्म में ना लिख के ओवरऑल लैटिस के लिए केवल वेव वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो हम देखो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर को हम के स्क्वायर के इक्वल क्या मान सकते हैं। अब देखो तो के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब के एक्स के वाई और के जेड की वैल्यू हम रखेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये तो सभी में कॉमन हो जाएगा, और एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो ये भी हमने एक तरह से कंपोनेंट की फॉर्म में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो एन एक्स एन वाई एन जेड को क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास ओवरऑल जो इक्वेशन बन जाएगी के स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस पाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो वेव जो वेक्टर है, ये जो पूरी जो टर्म है इसको हमें फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना पड़ेगा। अब किस हिसाब से लिखेंगे तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पे दिखाया कि जैसे के इक्वल्स टू वेव वेक्टर के इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये 11th क्लास से हम पढ़ते हैं, के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब देखो इसको भी मैं न्यू से ऊपर गुणा करता हूँ, न्यू से नीचे गुणा करता हूँ, तो 2 पाई न्यू कहें या 2 पाई एफ जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवर्ती को रिप्रेजेंट करता है, ये तो ओमेगा हो गया। और आपने सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा लाइट के लिए आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू ऐसे कुछ पढ़ा होगा। तो उन्हीं रिलेशन को यहाँ पे हमने काम में लिया है। तो सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो ये तो लाइट के लिए होता है सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, लेकिन हमारी जो वेव है उसकी वेलोसिटी को हम मान ले v है, तो न्यू लैम्डा को हम किससे रिप्लेस, देखो ये न्यू है v नहीं है, स्मॉल v नहीं है, न्यू को ऐसे लिखते हैं। तो देखो के को हमने यहाँ पे दिखाया आपको, के इक्वल्स टू वेव वेक्टर 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर न्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, न्यू ऐसे लिखते हैं। अब देखो 2 पाई न्यू तो क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा, जैसे आपने ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ पढ़ा होगा जब भी हम लाइट ऑप्टिक्स पढ़ते हैं या जिसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम मैक्स प्लांक के जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ते हैं। और ये न्यू लैम्डा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हम वेव की वेलोसिटी ले रहे हैं, इसलिए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू है ओमेगा अपॉन वी हो जाएगी। अब के की वैल्यू को हमने यहाँ पे देखो, हमने आपको बताया था कि एन स्क्वायर को हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है, तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू के की वैल्यू देखो यहाँ पे रख देंगे, जो हमारे पास के की वैल्यू आई ना ओमेगा अपॉन वी, तो एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी एन स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसकी जो कह सकते हैं रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एन इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन पाई वी या वी पाई, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ओमेगा एन जो है, हाँ एन इक्वल्स टू आपके पास आ गया ओमेगा एल अपॉन पाई वी। तो देखो यहाँ पे जो एन जो है एक इंटीजर एक तरह से कह सकते हैं, जो एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यू पर डिपेंड करता है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, एन क्या है एक इंटीजर है, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है, और हमें नंबर ऑफ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि हमें परिमित जालक में कंपन विधाओं की संख्या को ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो ये तो हमने एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली।
अब देखो यहाँ से थोड़ा हमारी जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स जो है उस फॉर्म में जाएगी थोड़ा सा, या कह सकते हैं कि जो उस लेवल का आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो। अब देखो n इक्वल्स टू एल ओमेगा अपॉन वी पाई, ये हमने अभी अभी आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब ये समीकरण, इसको हमने समीकरण 3 दे दिया मान लो एक बार। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जालक में संचरित जो विभिन्न कंपन विधाओं की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति धनात्मक पूर्णांक एन एक्स एन वाई और एन जेड के समुच्चय पर निर्भर करती है। देखो ये यहीं से देख लेते हैं, 2 और 3 पे जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे n जो है इसको हम एन एक्स आई कैप और एन वाई जे कैप और प्लस एन जेड के कैप, और ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। अब ऐसे कह सकते हैं कि जो ओमेगा की जो वैल्यू है डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एन एक्स एन वाई एन जेड के समुच्चय पर डिपेंड कर रही है। मतलब जैसे जैसे ये वेरी करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग वेरी करती जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था थोड़ा सा हम एब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिक्स है उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया, तो देखो हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो आपकी संचरित समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जालक में संचरित जो विभिन्न विधाओं की जो आवृत्ति है, मतलब मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एन एक्स एन वाई एन जेड के धनात्मक पूर्णांक के समुच्चय पर निर्भर करती है। मतलब फ्रीक्वेंसी आपको पॉजिटिव तभी मिलेगी, या मतलब फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है तो इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि एन एक्स एन वाई एन जेड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कैसे होगी, इसके लिए हमें हमारा जो पूरा जो लैटिस है उसको एक स्पेयर के रूप में हम मानेंगे, और जिसकी जो रेडियस है उसको हम एक मिनट, हमें जो हमारा जो लैटिस है उसको एक स्पेयर के रूप में अज्यूम करना पड़ेगा, और जिसकी जो रेडियस है उसको n इक्वल्स टू ओमेगा एल को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, देखो ओमेगा जो हमारी थीम है हमें करना क्या है, ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवर्ती परास के मध्य कंपन विधाओं की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एन एक्स एन वाई और एन जेड से बने एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं, और जिसमें देखो हमें जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो हमें एन एक्स एन वाई और एन जेड से मिलकर बने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर करना है, और उसके बेस पे ही हम ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी को रेंज है उसके अंदर हमें क्या करनी है, नंबर ऑफ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी या कंपन विधाओं की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये डायग्राम है वो आपके लिए विजिबल है। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखो इधर देखते हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एन एक्स बोल देंगे, इसको एन वाई बोल देंगे, इसको एन जेड बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये स्पेयर है हमने बोला है कि ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा, मतलब ये जो एरिया है ना इसमें आपको नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालनी है, यह कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि n इक्वल्स टू एल ओमेगा अपॉन वी पाई रेडियस का जो है एक स्पेयर को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब देखो इसको हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, और हमें केवल एन एक्स एन वाई एन जेड की केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको सबको पता है, जैसे मान लो हमारे पास 2D के अंदर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो केवल 1/4 जो हिस्सा होता है ना, जैसे ये जो x और y ये जो क्वाड्रेंट होता है ना, इसी में x y या कहें कि इसकी जो 1/4 जो क्वाड्रेंट है इसी में x y की पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ही हम इसको 3D में लेके जाते हैं तो इसका 1/8 जो हिस्सा होगा, आप एक बार कल्पना करके देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। जैसे आपके पास कोई 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसको हमने एन एक्स बोल दिया, इसको एन वाई बोल दिया और इसको एन जेड बोल दिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, इसका थोड़ा सा एक्स वाई जेड से तल से थोड़ा सा ऊपर ऐसा है, तो यहाँ पे इस तल से एक्स वाई एन एक्स एन वाई जो तल है इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे एन एक्स एन वाई और एन जेड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलती है।
तो एन एक्स एन वाई एन जेड की जो पॉजिटिव जो वैल्यू है, जो टोटल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एन एक्स एन वाई एन जेड से मिलकर बना है, उसके 1/8 हिस्से में होता है। देखो एक बार आप विजुअलाइज करो कि जैसे 2D जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 4 क्वाड्रेंट में बटा होता है, 1 2 3 4। सिमिलरली जो 3D में जो कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, जैसे मैं इसी तल के बाहर की तरफ लेके आता हूँ तो 4 क्वाड्रेंट और मिल जाएंगे, लेकिन 8 क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट ऐसा होता है, मतलब जिसमें एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है या पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ से फिर समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो मैं नीचे चल रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे यही बात कही है इसने कि यदि इस निर्देश तंत्र में मूल बिंदु को केंद्र मारकर n = L ओमेगा अपॉन पाई v त्रिज्या का एक गोला खींचे, जो उसके आयतन के 8वें भाग में वे सभी बिंदु होंगे जिनमें एन एक्स एन वाई एन जेड के क्या होंगे, धनात्मक मान होंगे। यही मैंने बोला है कि जैसे 2D में तो जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है ना, इसी में एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये 1/4 हिस्सा होता है। लेकिन अब जैसे हम 3D की बात करते हैं तो ऐसा 1/8 जो हिस्सा होता है जिसमें एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब पूरे स्पेस का 1/8 जो हिस्सा है उसमें एन एक्स एन वाई जेड की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, धनात्मक मान होंगे, अर्थात उन सभी कंपन विधाओं को निहित करेगा जिसमें एन एक्स एन वाई एन जेड के समुच्चय 0 से n के मध्य हों और 0 से ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या। इससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो 0 से ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की जो संख्या है जेड ओमेगा से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब इसका जो पूरा जो स्पेस का 1/8 हिस्सा है जिसमें एन एक्स एन वाई एन जेड की पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लैटिस है उसको स्पेयर मान रहे हैं, तो इसके स्पेयर के भी 1/8 जो हिस्सा है उसमें एन एक्स एन वाई एन जेड की क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जेड ओमेगा = 1/8 4/3 पाई एन स्क्वायर। अब देखो इसीलिए ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या। अब देखो इसको हमने जैसे डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये बन जाएगा जेड ओमेगा डी ओमेगा। अब देखो 1/8 ऐसे कैसे, 4/3 ऐसे कैसे, पाई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है। और n क्यूब का जो है देखो ये n क्यूब है, मतलब कोई भी जो स्पेयर होता है ना उसकी जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम जो होती है ना, जैसे आपने 4/3 पाई आर क्यूब भी तो पढ़ा है, एक मिनट सॉरी, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब भी पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने रेडियस को n माना है तो n क्यूब हो जाएगा। जब n क्यूब को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपने 11th क्लास से डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो x की पावर n का होता है n x n-1। वैसे x की पावर 3 n की पावर 3 का करोगे तो 3n² हो जाएगा और इंटू dn। क्योंकि देखो हम जैसे हम बोलते हैं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तब तो उसका भाग लगता है, लेकिन हम केवल नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो कोई भाग नहीं लगता, लास्ट में n का कर रहे हैं तो dn आ जाता है, ओमेगा कर रहे हैं तो डी ओमेगा आ रहा है। तो लिखा है जेड ओमेगा डी ओमेगा = 1/8, तो ऐसे कैसे, 4/3 पाई ऐसे कैसे, और n क्यूब का हो जाएगा 3n² dn। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 4 से 8 जो है 2 बार जा रहा है, तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस हिसाब से बनती है, जेड ओमेगा डी ओमेगा = 1/2 पाई n² dn। ये हमारे पास ओमेगा से लेकर डी ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या है। लेकिन जो n जो है इसको हमें ओमेगा की टर्म में लिखना पड़ेगा, जिसको हमने पहले कुछ इक्वेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हमने कि n = L ओमेगा अपॉन पाई v। तो n की जो वैल्यू है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जेड ओमेगा डी ओमेगा तो ऐसे कैसे, 1/पाई ऐसे कैसे। अब देखो n² का देखो ये हो जाएगा L² ओमेगा स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, ये v²। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, या जब हमने नोट्स किसी से प्रिपेयर करवाए तो उसने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। L² ओमेगा स्क्वायर पाई स्क्वायर v² अपॉन देखो d, और यहाँ पे भी n है तो n की वैल्यू है L ओमेगा अपॉन पाई v। अब देखो
यहाँ से ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा। अब यहाँ पे केवल वेरिएबल जो क्वांटिटी है वो ओमेगा है, तो यहाँ पे डी ओमेगा हो गया, एल अपॉन पाई वी आगे आ जाएगा। अब देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो ये पाई स्क्वायर वी स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा। तो 1/2 एल क्यूब, देखो एक तो एल स्क्वायर तो ये हो गया, एल ही हो गया, तो एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर वी स्क्वायर है, थोड़ा सा नोट्स, पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर वी क्यूब भी होगा, सॉरी एक पाई तो इधर, देखो एक पाई वी इधर भी है, वी स्क्वायर ये है, तो पाई स्क्वायर वी क्यूब है, क्या है पाई स्क्वायर वी क्यूब, क्योंकि इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखो पाई स्क्वायर वी क्यूब है, तो जेड ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 1/3 एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर पाई स्क्वायर वी क्यूब डी हो गया। अब देखो एल क्यूब जो है, देखो एल जैसे लेंथ है, तो एल क्यूब करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वॉल्यूम बन जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब कोई क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों एल है, तो एल क्यूब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इसको वी से रिप्लेस कर देंगे, तो जेड ओमेगा डी ओमेगा मतलब ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा प्रास के अंदर जो कंपन विधाओं की जो संख्या वो 1/2 वी ओमेगा स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर वी क्यूब डी ओमेगा। देखो ये ऊपर वाला तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे वाला। अब यहाँ पे लिखा है कि ठोसों में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दो प्रकार की प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं। अब देखो अनुप्रस्थ तरंगों के संगत केवल एक तथा अनुदैर्घ्य तरंगों के संगत दो ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं। तो आपको देखो इस फॉर्मूले को ध्रुवण अवस्थाओं के संगत मतलब इसको चेंज करना है। तो अनुदैर्घ्य जो तरंगे हैं उनके संगत तो एक ध्रुवण अवस्था है, और अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं उनके संगत दो ध्रुवण अवस्थाएं हैं। तो देखो यहाँ पे जो वेव का जो वेलोसिटी है केवल इसमें चेंज होगा, देखो जैसे यहाँ से ये वी क्यूब इसमें चेंज होगा वेव की वेलोसिटी में, जैसे अनुदैर्घ्य के लिए तो लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ के लिए ट्रांसफर, तो वी टी और वी एल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, देखो 1/2 ऐसे कैसे वी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन पाई स्क्वायर ऐसे, और वी एल और वी टी में चेंज होगा, देखो नीचे जो वेलोसिटी वाली टर्म है उसी में चेंज होगा। तो देखो ट्रांसफर के संगत तो दो ध्रुवण अवस्थाएं थी, तो 2/वी टी क्यूब, और जैसे लॉन्गिट्यूडनल के रेस्पेक्ट में एक ध्रुवण अवस्था थी तो वी एल क्यूब अपॉन 1/वी एल क्यूब। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आई, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई यही क्या है, ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा जो आवर्ती प्रास है उसके मध्य कंपन विधाओं की संख्या है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार आप इसको रिवाइज़ करो, एक बार दोबारा से इसको सुनो, हो सकता है उसके बाद समझ में आए। अब देखो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करा लिया, वी टी क्या है वी एल क्या है। वी टी जो है अनुप्रस्थ जो तरंग है उसका वेग है, और वी एल क्या है लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है अनुदैर्घ्य जो तरंग है उसका वेग है। तो ये हमने ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवर्ती प्रास के मध्य कंपन विधाओं की संख्या को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कल जब हम डीबाई मॉडल पढ़ेंगे तो हम यहाँ से इस जो फॉर्मूला होगा इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कि जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवर्ती प्रास के मध्य कंपन विधाओं की जो संख्या होती है इतनी होती है। अब वहाँ पे हम फिर से इस चीज़ को ड्राइव नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास में है उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का डीबाई जो सिद्धांत है उसको हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे व्यूज़ आएंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि कैसे हम और वीडियो बनाएं, कैसे पूरा जो एंटायर जो कोर्स है उसको हम कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।